समझते हैं ईवीएम का विवाद क्या है, जिस पर पूरे देश में विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। 1990 का दशक यानी आज से तकरीबन 30 साल पहले, और से अगर थोड़ा और कम करें तो 25 साल पहले, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें चुनाव की याद होगी। याद होगा कि कैसे वोटिंग के लिए पार्टियों को पहले रवाना होते हुए बड़े बड़े लोहे के बॉक्सेस ढोने पड़ते थे। इतना ही नहीं, बॉक्स की सुरक्षा भी सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। इसमें जरा सी चूक पूरे मतदान को प्रभावित कर देती थी। चुनाव पूरा होने के बाद इन बॉक्सेस को जमा करना, फिर काउंटिंग के दिन इन बॉक्सेस को खोलकर इसमें बैलेट पेपर्स यानी कि जिसमें स्टांप लगता था, मतपत्रों का मिलान, और फिर काउंटिंग। यह पूरी प्रक्रिया पूरी करने में पूरा दिन और कभी तो पूरी रात लगने की वजह से किसी सीट पर नतीजे दूसरे दिन मिलते रहे। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, थकाऊ प्रक्रिया थी, और भारत जैसे देश में जहां आबादी 100 करोड़ के पार जा चुकी थी, वहां पर इसके इस्तेमाल में लाए जाने पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि काउंटिंग के लिए रिजर्व कर्मचारियों की तादाद भी उसी अनुपात में रखी जाती थी, लेकिन सच तो यह है कि समय बहुत लंबा समय लगता था। यही कारण था कि इसके विकल्प पर विचार किया गया और फिर फैसला हुआ कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनाया जाएगा, जो पारंपरिक बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मुकाबले आसान होगा, सस्ता होगा और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि जो ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ता गया, यह विवादों में आता गया और इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। यहां तक कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव एक मुद्दा बनने लगा। भारत में भी 90 के दशक तक बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते थे। हालांकि तब वोटों की गिनती में काफी लंबा वक्त लगता था। इस समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से साल 1989 में सरकार ने ईवीएम निर्माण की शुरुआत की और ईवीएम से साल 1998 में पहली बार कई जगह विधानसभा चुनाव कराए गए। धीरे धीरे इसका चलन और इस्तेमाल दोनों बढ़ता गया, क्योंकि यह सुगम था, यह आसान था और यह सफल भी था। इस्तेमाल बढ़ता रहा और साल 2004 के आम चुनाव में पहली बार देश भर के मतदाताओं ने ईवीएम का इस्तेमाल किया। तब से देश में ईवीएम के चुनाव ही कराए जाते हैं, ईवीएम से ही चुनाव होता है। 2004 में जब सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की वापसी हो रही है, वाजपेयी सरकार में शाइनिंग इंडिया का नारा असर दिखा रहा है, लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल होते ही सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और 2004 में यूपीए की सरकार बनी। अब देश में इस्तेमाल होते हुए ईवीएम को 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इससे पहले विधानसभा में प्रयोग के लिए उतारा गया, फिर 2004 के आम चुनाव में, इसके बाद से लगातार ईवीएम के जरिए ही चुनाव कराए गए। और यकीन मानिए कि 2014 के बाद ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर लगातार बहस चलती गई। राज्य दर राज्य होने वाले चुनाव के साथ आम चुनाव में ईवीएम को लेकर शक और इस्तेमाल पर रोक की मांग बढ़ती गई। यह सिलसिला भी बढ़ता गया और यह सिलसिला लगातार चला रहा है। हाल ही में पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र में मिली करारी हार से कांग्रेस अंदर तक हिल गई। कांग्रेस को लगता है कि 5 महीनों के भीतर जनता का इस तरह का मूड स्विंग होना आम बात नहीं है। उसे यह मशीनी लोचा लगता है। यही वजह है अब वो ईवीएम को रिप्लेस कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जंग लड़ने को तैयार है। इसे लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ऐलान किया है। प्रियंका जहां मानती है कि दोनों में से एक ही व्यवस्था पर अमल होनी चाहिए, बेहतर है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाएं, वहीं राहुल गांधी तो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है ही नहीं, जबकि चुनाव आयोग ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज करता है और दावा करता है कि कोई भी इंसान आकर, कोई भी राजनीतिक दल आकर ईवीएम हैक करके दिखाए। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि सेबी की तरह समय आ गया है कि चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाया जाए। हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे, चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही। बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रात रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही। पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जयराम रमेश, पवन खेड़ा तो सवाल उठा ही रहे, लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र में मिली पार्टी को करारी हार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ईवीएम को लेकर न केवल सवाल उठा रहे हैं बल्कि चुनाव की पुरानी व्यवस्था पर लौटने की बात कर रहे हैं। खड़गे अब तक कई कार्यक्रम में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की ओर से इसे मुद्दा बनाकर मुहिम चलाने की बात भी कह दी है। सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। हालांकि इस ईवीएम को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जीत जाएं तो ईवीएम ठीक, आप हार जाएं तो ईवीएम खराब कैसे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इसी सवाल के साथ खारिज कर दिया। अब ईवीएम की तरफ से कांग्रेस के इस तरह के बयान लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस को एक के बाद एक चुनावी लड़ाई में हार दिख रही है या हार मिल रही है। वैसे सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि शिवसेना, उद्धव गुट भी लगातार उठा रही है। तो वहीं एनसीपी के मुखिया शरद पवार तो नतीजे पर हैरानी जता चुके हैं, हजम नहीं होने की बात बता चुके हैं। हालांकि सरकार के सहयोगी विपक्ष के इस रवैये पर तीखा हमला कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई आप जीत जाइए तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, और जो हार जाइए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ये कैसी बात है? तो आप जब देश का सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके जज लोग इस तरह से बोल रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई बोलते हैं तो उनके बात को तवज्जो क्या देना है? वो तो घटियारी काम करते हैं। कहने का मतलब है कि थेथराई करते हैं वो, तो उनका थेथराई का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जनता समझे, सुप्रीम कोर्ट के लोग कहते हैं और हम भी कहते हैं। कर्नाटक में मान लीजिए कि जीत हो गई वहां, लेकिन ये झारखंड में आज जीत हो गई उनकी, तो यहाँ ईवीएम नहीं था खराब क्या? अब एनडीए के लोग तो कोई नहीं कह रहे हैं कि एनडीए तुम्हारे खराब था। तो इसी तरह से वो लोग तो थेथरोलॉजी में विश्वास करते हैं, और यही भ्रामक बात प्रचार कर करके वो जनता को भ्रमित करते हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि थेथराई की जा रही है। इस देसी ठेठ भाषा को आप कुतर्क से भी समझ सकते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष कुतर्क करने में लगा हुआ है। वैसे सिर्फ कांग्रेस या सियासी दल ही ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे। पुणे में सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक वर्ग भी ईवीएम और वोटर को लालच देने के खिलाफ खड़ा हो गया है। मंगलवार को जब देश ने संविधान दिवस मनाया तो यहां सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढ़व ने गुरुवार से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। बाबा आढ़व का कहना है कि 1952 से चुनाव देखते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव में कभी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। इस पर चुनाव आयोग की खामोशी पर भी सवाल है। बाबा आढ़व से मिलने एनसीपी मुखिया शरद पवार भी पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने भी उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा दूसरे कार्यकर्ता भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले खबर यह भी आई कि बाबा आढ़व ने आमरण अनशन रद्द कर दिया है, लेकिन ऐलान किया है कि वो इस अव्यवस्था के खिलाफ
राजनीति में जो जारी है उसके खिलाफ लड़ेंगे। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि एनसीपी अजीत पवार ने, एनसीपी के नेता ने बाबा आड़व से मुलाकात की है और यह मुलाकात आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद की गई है। ईवीएम पर सवालों के उठने की वजह भी आपको बताते, हो सकता है समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए। हाल ही में यूपी के मुरादाबाद में पड़ने वाली कुंदरकी सीट पर उपचुनाव हुआ। जब नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी के होश उड़ गए, क्योंकि यहां बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर 31 साल बाद बीजेपी नेता ने जीत दर्ज कराई। यहां से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने 1 लाख के अंतर से चुनाव जीता, वो भी तब जब यहां की 60% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। मजेदार बात तो यह है कि एसपी प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को केवल 25,580 वोट मिल सके। इस नतीजे ने चुनावी पंडितों को भी चौंका दिया। समाजवादी पार्टी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। हालांकि रामवीर सिंह की जीत के पीछे कई तरह के तर्क गिनाए जा रहे हैं, जिसमें उनका टोपी पहनना, मुस्लिमों के बीच लोकप्रियता, एसपी से नाराजगी शामिल है। लेकिन यकीनन दो मुख्य प्रत्याशियों के बीच विधानसभा चुनाव वोटों का इतना बड़ा गैप कई सवाल खड़े कर गया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार यहां भी गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठने लगे हैं, क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है? महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद वहां पर स्थिति बहुत असमंजस वाली हो गई है। सच यह है कि यह जीत तीनों पार्टियों के लिए गले की फांस बन चुकी है। विपक्ष तो कम से कम यही सवाल उठा रहा है। जिस तरह से जीत के फौरन बाद सीएम पद का पेच उलझा, फिर तमाम बैठकों के बाद सुलझा, शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे पीछे हटे, बीजेपी को आगे किया, फिर नाम को लेकर तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ अमित शाह के घर बैठक हुई, उसमें सीएम का नाम तय हुआ, तो फिर यह मामला मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर अटक गया, ऐसा बताया जा रहा है। खासकर मंत्रालयों को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर पेच शिवसेना और बीजेपी के बीच ही फंसा है। वहीं सीएम चेहरे का ऐलान हो पाता उससे पहले ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। बताया जा रहा है कि अब शिवसेना और बीजेपी मंत्रालयों को लेकर आमने सामने। शिवसेना की तरफ से जहां गृह मंत्रालय और स्पीकर पद की डिमांड की गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में क्या यह पेच सुलझ पाएगा? क्योंकि 5 तारीख को सीएम ओथ की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सीएम के साथ साथ मंत्रालयों के बंटवारे का जवाब क्या होगा, इसके लिए आज रात तक का इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तारीख पक्की हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्वीट कर बताया कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चंद्रशेखर जी जाते जाते सीएम का नाम और होम मिनिस्टर का नाम भी बता देते तो बड़ी खुशी होती, लेकिन अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। भले ही महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो गया, लेकिन अपने गांव में मौजूद एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। क्या एकनाथ शिंदे 5 तारीख को आएंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन उनके गांव डॉक्टरों की टीम जरूर पहुंच गई है। उनकी जांच की गई है। थकान और बुखार की वजह से शिंदे को आराम करने की सलाह दी गई है। असल में महाराष्ट्र के चुनाव में एक तरफ जहां शिंदे ने ताबड़तोड़ चुनावी रैली की, तो वहीं सरकार का कामकाज करते हुए कई बैठकें भी लगातार की। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका असर उनकी सेहत पर दिख रहा है। सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 3-4 डॉक्टर की टीम है।
वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र के सियासी हालत पर वार जारी है। आदित्य ठाकरे ने इन हालात को लेकर एक बार फिर तंज किया। आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र की मौजूदा तस्वीर पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनार्की होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? तो महाराष्ट्र की सियासत का सस्पेंस कब खत्म होगा, इस पर हमारी नजर आएगी। लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से चेन्नई में फेंगल तूफान ने लोगों को डरा कर रखा है, दहशत बना के रखा है। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान का कहर पुदुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर लैंडफॉल शुरू हो गया है। तूफान को यहां से गुजरने में करीब 3 घंटे लगेंगे। लैंडफॉल के दौरान जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है, इस वक्त वहां पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। सर्दी का मौसम एक वक्त एक तरफ जहां पर मध्य और उत्तर भारत में है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जैसे मानसून ने दस्तक दी हो। तूफान का असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है। चेन्नई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर आया है। एक एटीएम के पास शॉर्ट सर्किट लगने के चलते करंट की चपेट में एक शख्स आ गया, उसकी मौत हो गई। यही नहीं, कई ट्रेन और फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। कई ट्रेन को इन इलाकों में कैंसिल किया गया है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। कल सुबह 4 बजे तक एयरपोर्ट बंद रखा गया है। कई ट्रेनें लेट से चल रही हैं, इसलिए आप अगर इस इलाके में जा रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं, तो फ्लाइट्स और ट्रेन्स का शेड्यूल जरूर देखें, टाइम जरूर चेक करें, फिर अपने यात्रा पर आगे बढ़ें। इंडिया बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौट रहे हैं।